सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। डिफॉल्ट के खतरात का शिकार होने वाली मुल्की इकोनॉमी हुकूमत की सही वक्त पर सही पॉलिसी, सख्त फैसले और मेजर रिफॉर्म्स की वजह से इस वक्त अपनी ग्रोथ को बढ़ाती जा रही है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव होने के साथ साथ कुछ सेक्टर्स के अलावा बाकी तमाम सेक्टर्स अपने गियर शिफ्ट करके अपने रेवेन्यू को डबल कर रहे हैं। मुल्क की इकोनॉमी बहुत तेजी से बेहतर हो रही है, जिस पर फॉरेन इन्वेस्टर्स का बढ़ता एतमाद इस बात का सबूत है कि अब पाकिस्तान लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की जानिब बढ़ रहा है। मुल्की खजाना मुस्तहकम होता जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मुसलसल बढ़ रहे हैं। करेंसी डिवैल्यूएशन भी कुछ अरसे से रुक गई है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करंट फिस्कल ईयर के पहले 7 माह के दौरान एफडीआई में 56% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मुसलसल एक बात कह रहे थे कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, बस लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, मुआशी रिफॉर्म्स और उन पर अमल दरामद करवाने की जरूरत है। और ये सच भी साबित हो रहा है। पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर अहम रिफॉर्म्स के दरमियान $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गया है। लोकल और इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन फर्म से $5 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है। हुकूमत की पेट्रोलियम पॉलिसी में रिफॉर्म्स और टाइट गैस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद E&P फर्म्स का एतमाद बहाल हुआ है। रिवाइज पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 और टाइट गैस पॉलिसी 2024 ने ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वालों के लिए इंसेंटिव और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल फराहम किया है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए की जाने वाली रिफॉर्म्स का मकसद इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन में इजाफा करके इंपोर्ट पर इन्हिसार कम करना। रिफॉर्म्स की वजह से गैस की कीमतों में रद्दोबदल, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपेंशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे चैलेंजेस भी हल होने के करीब हैं। साथ ही साथ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप के नतीजे में गवर्नेंस और वसाइल की तकसीम बेहतर हो रही है। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी की वजह से एनर्जी की ग्लोबल मार्केट में अहम प्लेयर बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट में पाकिस्तान की पोजीशन को मजीद मजबूत करने के लिए कुछ अहम तजावीज दी गई हैं, जिसके मुताबिक एनर्जी सेक्टर में फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल इंसेंटिव देने होंगे। डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन में इजाफा बहुत अहम है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए मार्केट बैरियर्स को खत्म करके हायर प्राइसिंग इंसेंटिव देने होंगे। एनर्जी सेक्टर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए सर्कुलर डेट को कम करना होगा, कीमतों का तयन करने के तरीक़ेकार और इनकम को बढ़ाना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज के इस्तेमाल को मजबूत बनाना होगा, पाइपलाइन नेटवर्क्स को वसी करना होगा, गैस के डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करके मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर इन्हिसार को बढ़ाना होगा। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एनर्जी रिसोर्सेज की इंपोर्ट बढ़ रही हैं। इंपोर्ट्स पर डिपेंड करने के बजाय ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज और कोल गैसिफिकेशन, इसके अलावा मिनरल एक्सप्लोरेशन की पॉलिसीज तैयार करनी होंगी ताकि लोकल रॉ मटीरियल से लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में गुज़िश्ता साल के दौरान गैस प्राइसेस पर होने वाली रिव्यू ने गैस की सप्लाई को मुस्तहकम करके SNGPL और SSGC की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत किया है। नए गैस रिजर्व्स की दरियाफ्त से नेचुरल गैस में कमी के असरात को कुछ कम किया गया है, जिससे विंटर्स में गैस की डिमांड को पूरा किया गया है। माशी के थालियां और तारो जब्बा वाइड ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए कंसोर्शियम के साथ एग्रीमेंट पर दस्तखत होना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। एक्सप्लोरेशन कंपनीज अब अपनी प्रोडक्शन का 35% तक थर्ड पार्टीज को फरोख्त कर सकती हैं। इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म्स डेगुटर, मैकनॉटन और वुड मैकेंजी को एंगेज किया गया है ताकि जियोलॉजिकल डेटा इंटीग्रेशन और ऑफशोर बिड के राउंड तैयार किए जा सकें। 2024 से 2025 के दौरान पाकिस्तान ने ऑयल की रॉयल्टी की मद में 54.7 बिलियन, गैस की रॉयल्टी की मद में 1.46 बिलियन और प्रोडक्शन बोनस की मद में 2.07 बिलियन रुपए का रेवेन्यू हासिल किया है। और सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए 230 किलोमीटर पाइपलाइन और 20,000 नए कनेक्शंस के साथ गैस के स्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है। सारे इक़दाम पाकिस्तान में गैस के बहरान को हल करने के लिए और एनर्जी का जो इस वक्त बहरान है और बढ़ता हुआ टैरिफ है उसको कंट्रोल करने के लिए किस हद तक मददगार साबित हो सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खालिद वली साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। अब ये E&P फर्म्स जो इन्वेस्टमेंट करने की इस वक्त तवक्को जाहिर कर रही हैं, इस 5 बिलियन का क्या मतलब लिया जाए, इससे क्या क्या बेहतरी हो सकती है और जो हमारा इस वक्त एक एनर्जी सेक्टर बुरानी कैफियत में मुब्तला है उसको बेहतर करने में इससे मदद मिल सकेगी? देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियरली नजर आती है, आपने भी अपने इब्तिदाइये में बताया कि जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो बहाल होता जा रहा है और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बहाल होता जाता है, क्रेडिबिलिटी आती जाती है, आप अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं। साथ में जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो भी एक बड़ा की होता है
कि अगर आप साथ पे प्राइस सपोर्ट दे रहे हो, आप जो है वो मार्केट लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हो, अपना जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसको ठीक कर रहे हो, तो आपके पास फाइनेंसेस जो है वो आते जाते हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो आते जाते हैं। जो एक की थिंग जो हमें देखनी होगी, जो हुकूमत को देखना होगी, वो कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी है। कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीजें मिलके आपके देर पा कॉन्फिडेंस को बहाल रखती हैं, और तब जाके आपके इन्वेस्टर जो है वो मुल्क की तरफ अट्रैक्ट होते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तीसरी चीज जो देखने वाली है इस सारे पर्सपेक्टिव में, वो ये कि आपकी इकोनॉमी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है इन इन्वेस्टर्स को, इन इन्वेस्टमेंट्स को। जब तक आप अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग को इसके साथ लिंक नहीं करेंगे, आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्रोजेक्शंस को इसके साथ लिंक नहीं करेंगे कि ये जो आपने एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद जो एनर्जी आ रही है वो प्रोडक्टिव सेक्टर की तरफ जाएगी, अनप्रोडक्टिव सेक्टर की तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी, ये प्लानिंग होना बड़ी जरूरी है। तो अगर ये हो जाती है और हम प्रोडक्टिव सेक्टर की तरफ ये वाली एनर्जी जो है वो मुंतकिल करते हैं, तो शायद पाकिस्तान में एक जो वर्चुअस साइकिल है, जो इकोनॉमी एनर्जी का बड़ा एक एडवर्स साइकिल पाकिस्तान में क्रिएट हुआ था, उसको ठीक करने में मदद मिल सकती है। तो अलग साहब, अब ये बताइएगा कि ये इन्वेस्टमेंट अगर हो जाती है तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कितने अरसे में हम देख सकते हैं? इसका एक एंड कंज्यूमर तक क्या फ़ायदा जा सकता है एफिशिएंसी को बढ़ाकर? क्या जो हमारा टैरिफ इस वक्त बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करने में या उसमें कोई कमी लाने में ये इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी? देखिए, पाकिस्तान का जो गैस सेक्टर है और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, उस दोनों में अगर आप कंजम्पशन मिक्स को देखें तो उसमें आपका जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी इन फ्यूल्स की और डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ती जाएगी, इसका टैरिफ नीचे लाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को भी ठीक करना है, और आपके पर्टिकुलरली आपका जो पावर सेक्टर है उसमें एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ये है कि आपने काफी सारी कैपेसिटी पहले से इंस्टॉल कर ली है। गैस में आपको बहरान का शिकार हैं आप, लेकिन उसमें ये जो आपकी इंक्रीज सप्लाईज आती हैं ये आपको मदद देती हैं। पर्टिकुलरली आपका जो विंटर के महीने हैं, सर्दियों में आपको गैस के बहरान का शिकार हो जाते हैं, और गर्मियों में हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बहरान का शिकार हो जाते हैं। तो अब हमें थोड़ा सा इंटीग्रेटेड प्लानिंग की तरफ आना है। एक शायद सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि जो आपका पावर डिवीजन और आपका जो पेट्रोलियम डिवीजन है, इनको मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी बना दी जाए, ताकि वो इंटीग्रेटेड प्लानिंग पॉलिसीज के साथ चलें। उससे ये होगा कि आपके ये जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं गैस सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में, इसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रिकल डाउन किया जा सकता है फॉर द कंज्यूमर्स। लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक जाने के लिए आपको मुल्क के कारखाने चलाने हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ चलानी है, और फिर जाके आपने ये देखना है कि क्या आपने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो इंसेंटिवाइज करना है ताकि वो एक लॉन्ग टर्म इंसेंटिवाइजेशन हो, या फिर आपने शॉर्ट टर्म के लिए रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को जो है वो इंसेंटिवाइज करना है। और साहब, हमारी जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं वो भी अब हम देख रहे हैं कि हर साल के साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट से कोई ऐसा मरबूत प्लान बनाया जा सकता है कि उसको भी कंट्रोल किया जा सके, एफिशिएंटली इसको यूज़ किया जा सके? देखिए, आप कभी भी सिर्फ जनरेशन की बुनियाद पे अपने सेक्टर को, खासकर आपका जो एनर्जी सेक्टर है, उसको देर पा मरबूत तरीके से नहीं चला सकते जब तक आप उसको एक प्रॉपर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एफिशिएंटली जो है वो काम ना कर रहा हो। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने जनरेशन साइड पे, एक्सप्लोरेशन साइड पे, प्रोडक्शन साइड पे तो बड़ा काम किया है, इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा से निगलेक्ट रही है। तो अब हमें थोड़ा सा इसको इस तरह से लेके चलना है कि तीनों आपके जो सब सेक्टर्स हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आप मॉडर्नाइज भी कर रहे हो, उसको इंडिजिनाइज भी कर रहे हो और कॉर्पोरेटाइज भी कर रहे हो, ताकि वो एफिशिएंट असूलों पे चल रहा हो। पाकिस्तान में अगर आप गैस सेक्टर को देखें, आपके पावर सेक्टर को देखें, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के जो लॉसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कुछ काम इस पे हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे भी, खासकर गैस पे, लेकिन जैसे जैसे आप फॉरेन जो है वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाते जाएंगे डोमेस्टिक मार्केट में, मार्केट को लिबरलाइज करते जाएंगे, कंपटीशन आएगा मार्केट में, तो ये जो क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स हैं और ये जो आपके एफिशिएंसी के प्रिंसिपल्स हैं ये भी आते जाएंगे आपकी। और साहब, जो E&P फर्म्स होती हैं कि ये जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं या रिन्यूएबल एनर्जी, जो सस्ती बिजली के ज़राए हैं, उस पर भी इनकी तवज्जो होती है, उसको भी अडॉप्ट करने का इनका आगे इरादा या मूड होता है, या फिर सिर्फ एक्सप्लोरेशन पर या अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने पर ये काम कर रहे होते हैं, और जो बेसिक इनका फ्यूल होता है वो जो हम पिछला जिस तरह एक महंगा फ्यूल इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं हमारी मुख्तलिफ कंपनीज़, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाता है? देखिए, आपकी जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर है ये एक बड़ा महंगा बिजनेस है,
आप इसको एक स्पेसिफिक होके फोकस करते हैं, लेकिन अब दुनिया में ट्रेंड चेंज हो रहा है। आपकी जितनी भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड कंपनीज हैं वो अपने आप को एनर्जी कंपनीज में ट्रांसफॉर्म कर रही है। अगर आप शेल को देखें, अगर आप दीगर एक्सॉन को देखें, तो उन्होंने भी अपने रिन्यूएबल एनर्जी या अल्टरनेटिव फ्यूल जो सेक्टर्स हैं उनको बड़ा बढ़ाया है। तो अगर हुकूमत इस तरह से प्लानिंग करती है कि वो फर्स्ट फेज में गैस और ऑयल में एक्सप्लोरेशन को बढ़ाती है और मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो ये कंपनीज अगर आती हैं और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाती हैं तो ये रिन्यूएबल एनर्जी साइड पे भी जानी होगी। एक चीज बड़ी कॉशन के साथ हुकूमत को देखनी है, वो ये कि जिस तरह से हमने 2015 में जब लोड शेडिंग क्राइसिस था, उस टाइम पे भी हमने बड़े ल्यूक्रेटिव एग्रीमेंट्स जो है वो किए थे आईपीपीज के साथ। अब उसका नतीजा अभी हम उस टाइम पे तो क्राइसिस सॉल्व हो गया था, लेकिन उसका जो अभी का जो नतीजा है वो बड़ा पाकिस्तान की मैशियत के लिए बुरा नजर आ रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में इन एग्रीमेंट्स का क्या फायदा होगा, किस तरह से मैशियत के साथ इनको जोड़ा जा सकता है और किस तरह से दीगर शोबा जात में भी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इस तरीके से लाई जा सकती है। एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कहना कि जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, खासतौर पे आपका जो विंड एनर्जी है और सोलर है और साथ में जो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स को लेके आना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, बेशक आपकी ट्रम्प इकोनॉमिक्स है, जियो पॉलिटिक्स थोड़ी सी चेंज हो गई है, लेकिन फ्यूचर जो है वो चूंकि क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, आपको थोड़ा सा रिन्यूएबल साइड पे इन्वेस्टमेंट्स को लाना होगा, तब जाके एक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। और साहब, जो जिस तरह इस वक्त गैस के रिजर्व्स हमारे श्रिंक होते जा रहे हैं, उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए भी इस वक्त इस इन्वेस्टमेंट को या इस तरह की दीगर इन्वेस्टमेंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, चूँकि अब फ्यूचर की हमें गैस को लेकर क्या तैयारी करनी है, इसी तरह से हम श्रिंक होते रिजर्व्स को देख सकेंगे या नई एक्सप्लोरेशन भी कोई ऐसी हो सकती है जहाँ से इस कमी को पूरा किया जा सके, जो पिछले 15-20 साल में एक बड़ी कमी हमारे सामने आई है? देखिए, आपका जो गैस के रिजर्व्स हैं वो एक्सपोनेंशियली डिप्लीट हुए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है बाय 2030 ये कोई 90% डिप्लीट हो जाएंगे। तो नई एक्सप्लोरेशन करने के लिए आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस चाहिए, काफी सारी जो है वो एक्सप्लोरेशन चाहिए होगी, रिजर्व्स चाहिए होंगे। उस डिमांड को मीट करना जो आज से कोई 5, 6, 7, 8, 10 साल पहले थी पाकिस्तान में सप्लाई जो थी, अब पाकिस्तान को एक तो ये कि एक्सप्लोरेशन की तरफ जाना होगा, लेकिन उस एक्सप्लोरेशन की रफ्तार को थोड़ा सा इस तरह से कम करते जाना है कि हमारे सिस्टम में रिन्यूएबल्स जो है वो भी आते जाएं और हम अल्टरनेट फ्यूल्स पे भी इन्वेस्ट करते जाएं। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का जितने मर्जी रिजर्व्स हो जाएं, वो कभी भी रिन्यूएबल्स नहीं है, वो कंज्यूमेबल फ्यूल्स हैं, उन्होंने डिप्लीट करना ही करना है। तो आपको थोड़ा सा रिन्यूएबल्स की तरफ भी फोकस रखना है, ताकि ये एक 2 pronged स्ट्रेटेजी के साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें। और साहब, अगर एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर हमारे इस एनर्जी सेक्टर में वाकई ऐसी रिफॉर्म्स लानी है कि इसको सही ट्रैक पर डाला जा सके, इसके सारे जो खसारे हैं उनको ख़त्म किया जा सके, तो ये $5 अरब की इन्वेस्टमेंट ये काफ़ी होगी या ये तो एक बहुत अभी छोटा सा हिस्सा है और ऐसी कई इन्वेस्टमेंट्स को हमें अट्रैक्ट करना होगा? देखिए, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है कंसिस्टेंसी के साथ। पिछले बजट में आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था कि अब हम जो है मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। तो जितना ज्यादा आप मार्केट को इनोवेटिव करेंगे, कंपटीशन लेके आएंगे, लिबरलाइज करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो एक इन्वेस्टमेंट के आने से दूसरी इन्वेस्टमेंट्स खुद ही अट्रैक्ट होती जाएंगी। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना फुटप्रिंट कम करते हुए मार्केट को लिबरलाइज करना है, नए प्लेयर्स को लेके आना है और थोड़ा सा प्लानिंग इस तरह से करनी है कि वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ना कर रहे हो, शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए ना कर रहे हो, लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए करेंगे, रिन्यूएबल्स पे फोकस करके करेंगे। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, ये जो आप $5 बिलियन की बात करें, ये और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करता जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की मईशत के बेहतर होने के इंडिकेटर्स हर सेक्टर में अब आहिस्ता आहिस्ता नुमायां हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ को हम चलता हुआ देख रहे हैं। इंटरेस्ट रेट में हमने 10% की कमी के नतीजे में इन्वेस्टमेंट में भी कुछ इजाफा महसूस किया है, जिसकी वजह से अब बिजनेस एक्टिविटीज़ में इजाफा होता जा रहा है। इन्वेस्टर्स बैंक्स और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बजाय अब मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। नई कंपनीज और नए बिजनेस रजिस्टर हो रहे हैं। SECB के मुताबिक फरवरी 2025 के दौरान 3046 नई कंपनीज की रजिस्ट्रेशन की गई है,
है, जिसके बाद मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनीज की मजमूई तादाद अब बढ़कर 2,46,608 हो गई है। नई रजिस्ट्रेशन में 58% हिस्सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का है, जबकि 39% सिंगल मेंबर कंपनीज ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। दीगर 3% में पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 फॉरेन कंपनीज ने भी पाकिस्तान में अपने बिजनेस सेंटर्स कायम किए हैं। आईटी और ई कॉमर्स सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, जहां 635 नई कंपनीज आईटी और ई कॉमर्स की रजिस्टर हुई हैं। कमर्शियल सेक्टर में 389, जबकि सर्विसेज में 379 और रियल एस्टेट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन सेंटर में 296 नई कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हुई है। टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट के शोबे में 165, फूड एंड बेवरेजेस में 139 नई कंपनीज ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है, जहां 53 नई कंपनीज को इंटरनेशनल इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट मौसूल हुई है। अब ये फॉरेन कितनी ज़रूरी है हमारे मुल्क के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए और आगे हम किस हद तक माशी इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं, जो IMF का रिव्यू था वो हमने कामयाबी से तकरीबन इसको गुजार लिया है, ये कितना क्रूशल और क्रिटिकल था, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आबिद साहब, इस वक्त जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं उनको तो हम अंडर कंट्रोल देख रहे हैं, अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या नीचे तक जा रहा है और ये मैक्रो स्टेबिलिटी से क्या मुराद इस वक्त हम लें? देखिए, मैक्रो स्टेबिलिटी से मुराद सबसे बड़ी जो है वो तो आपके डॉलर्स के रिजर्व्स हैं कि डॉलर्स कितने हैं पाकिस्तान में और रुपया जो है वो कितना मुस्तहकम है। अभी आपने जो SECP के जो अदाद-ओ-शुमार बताए, अगर उनमें कोई एक प्रोमिनेंट फैक्टर जिसकी हम बात करें तो वो पाकिस्तान की करेंसी का स्टेबल रहना है पिछले 1.5 साल से, वरना उससे पहले हम वो दौर भी देख चुके हैं कि रोज़ाना जब सुबह सो के उठते थे तो रुपया जो है वो 8-10 रुपये डॉलर के मुकाबले में उसकी कदर जो है उसमें कमी आ चुकी होती थी और ये वो वक्त था जबकि अनसर्टेनिटी पूरे अरूज पे थी। जाहिर है कि जब आपको अपने एक्सचेंज रेट ही का नहीं पता होगा तो आपके ऑर्डर्स इंपोर्ट्स के हों या एक्सपोर्ट्स के हों या रॉ मटेरियल के लिए हों, उसके बारे में किसी को कोई जो है वो सर्टेनिटी नहीं थी और कारोबार तकरीबन उस वक्त रुक चुके थे। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी तरफ पिछले दिनों वज़ीर ख़जाना ने भी, वज़ीर आज़म और गवर्नर स्टेट बैंक ने भी परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा किया, वो स्ट्रॉन्ग रेमिटेंसेस का आना है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3.2 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस हर महीने आ रही है और ये जो समंदर पार पाकिस्तानी है उनका बहुत एतमाद का मज़हर है कि वो इतनी कसीर तादाद में अपनी रेमिटेंसेस जो हैं वो भिजवा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना IMF का प्रोग्राम जो था पहले केयर टेकर सेटअप के दौरान स्टैंड बाई एग्रीमेंट को कंप्लीट किया। अब भी जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी पॉलिटिकल कैपिटल की कॉस्ट पे IMF के प्रोग्राम को अमल करने में पूरी तरह से वो कोशिश कर रही है। अभी जो रिव्यू चल रहा है गो के उसमें कुछ स्लिप्स हैं, 1-2 टारगेट्स हैं जो कि पाकिस्तान ने पूरे नहीं किए। फॉर एग्जांपल जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, प्राइवेटाइजेशन जो थी वो उस तरीके से नहीं हुई और इसी तरीके से चंद और क्वालिटेटिव टारगेट्स जो हैं वो भी हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको अगले बजट में आता हुआ नज़र आएगा। अगला बजट जो होगा वो इस रिव्यू के जो नताइज होंगे उनकी रोशनी में मुरतब किया जा रहा होगा। लेकिन इस वक्त ये कहा जा सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त मौजूद है। अब इसको माइक्रो लेवल पे लेके आना है, आम शहरी के लेवल पे लेके आना है, जिसके लिए जॉब क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको किसी IMF प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ चाहिए होती हैं। और अब हुकूमत को गोइंग फॉरवर्ड यही करना होगा कि पहला साल तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हसूल पे लगा दी, अगले सालों में वो इसको बिल्ड करें कि इसके समरात जो हैं वो आवाम तक पहुंचाए जा सके ताकि इसके असरात माइक्रो लेवल पे आ सके। सही। अब अभी मैं चाहूँगा कि 2 नुक्तों पर आप ज़रा थोड़ी मज़ीद रोशनी डालिएगा। जो एक्सचेंज रेट है ये स्टेबल हो गया, लेकिन ये इतने हायर बेस प्राइस पर स्टेबल हुआ है 275 से 280 के दरमियान जो ये अभी मौजूद है। तो ये इसमें भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि ये अपनी 30-35 रुपये ज़्यादा इस वक्त इसकी वैल्यू को रखा हुआ है और ये नीचे भी आ सकता है 250 से नीचे। एक तो ये, और फिर इन्फ्लेशन रेट में हम अब सुनते हैं कि अब 1.5% इजाफे पर वो आ गई है, वो 2% इजाफे पर आ गई है। बेस प्राइस इतनी बढ़ चुकी है चीज़ों की कि ये 1.5-2% का इजाफा भी इस वक्त बहुत ज़्यादा लगता है।
जी शुक्रिया। इन्फ्लेशन जैसा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसका मतलब ये नहीं कि कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़ रही। इसका मतलब ये है कि पिछले साल की निस्बत जिस तेज़ी से कीमतें बढ़ रही थी उस शरह से नहीं बढ़ रही, बल्कि उसमें बहुत कमी आ चुकी है। ये जो बेस लाइन इम्पैक्ट था ये अगले 1-2 माह में ख़त्म हो जाएगा। मई 2024 में आपकी इन्फ्लेशन जो थी वो पीक पे पहुंची थी, और ये मई में ये वाला बेस लाइन इफेक्ट जो है ये ख़त्म हो रहा होगा और इन्फ्लेशन में आपको थोड़ा सा इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। यही वजह है कि स्टेट बैंक ने अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें शरह सूद को बरकरार रखा है। रहा जो डॉलर के रेट का, तो उसके मैं अमूमी तौर पे उस पर बात नहीं किया करता क्योंकि स्पेकुलेशन होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी जो है वो एक स्टेबल सतह पे खड़ी है। यही रेट इसका होना चाहिए था। मैं नहीं देख रहा इसको 250 पे आते हुए। मेरा ख्याल है किसी तरह से ये रेंज बाउंड जो है वो रहने की तवक्को हमें करनी चाहिए। सही। अभी जो टैक्स का शॉर्टफॉल रह जाएगा, जो कि अभी भी हमें नज़र आ रहा है कि 500-600 अरब, ये शायद बढ़ते बढ़ते 800 अरब का ये एक साल में शॉर्टफॉल फिस्कल ईयर में रह जाए, ये किस हद तक परेशान कर सकता है इस वक्त हुकूमत को माशी तौर पर? और फिर अगले बजट में जब इसके असरात सामने आएंगे तो इसका मतलब कि टैक्सेस में भी इजाफा हो सकता है या महंगाई भी फिर बढ़ सकती है, चूँकि इस शॉर्टफॉल को भी तो कहीं ना कहीं से पूरा करना होगा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये शॉर्टफॉल जो है ये एक अहम जुज़्व था है बल्कि IMF के रिव्यू मिशन का, कि इस शॉर्टफॉल को कैसे पूरा किया जाएगा। उसमें अब हुकूमत की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेरी दानिश में वो यही है कि टैक्स नेट को वसी किया जाए, और जिन सेक्टर्स को IMF पिछली कई दहाइयों से कह रहा है कि टैक्स नेट में लेके आए, रिटेल सेक्टर, रियल स्टेट सेक्टर, उसके पे जो है इम्प्लीमेंटेशन की जाए, टैक्स अवेडर्स को टैक्स नेट में लाया जाए। क्योंकि अगर सारा फोकस अभी भी सिर्फ डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी पे और सैलरीड क्लास पे रहेगा तो ये दो सेक्टर हैं जहाँ पे कि अब शायद किसी किस्म की कोई गुंजाइश जो है वो मौजूद नहीं है। एक जो यहाँ से थोड़ा सा जो ये डेफिसिट पूरा किया जा सकता है वो कार्बन लेवी या कार्बन टैक्स है, जो कि $1 बिलियन का जो रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी रेजिलियंस फैसिलिटी जो पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश कर रहा है उस पर शायद फ्यूल पे जो है वो एक कार्बन टैक्स वो लगाया जाए कार्बन लेवी की शक्ल में। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वो टैक्स यहाँ पे लग जाता है तो फिर हमारे एक्सपोर्टर्स को 1 जनवरी 2026 में यूरोपियन यूनियन में जो कार्बन टैक्स है वो नहीं अदा करना होगा अपनी प्रोडक्शन पे। अदरवाइज़ अगर उनकी प्रोडक्शन ग्रीन प्रोडक्शन नहीं तो उनको यूरोप में इस पे कार्बन टैक्स जो है वो यूरोज़ में देना होगा। तो ये एक वेन्यू है, यहाँ से थोड़े सा रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है, और बाकी जो है वो टैक्स नेट को बढ़ाने की इस वक्त हुकूमत को कोशिश करना होगी। और IMF की तरफ से मैं समझ रहा हूँ कि जो कम्युनिके आएगा उसमें भी इसी चीज़ पे जोर दिया जाएगा कि रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाए और टैक्स अवेडर्स को टैक्स नेट पे लाया जाए। और अभी साहब, अभी ज़ाहिर बिज़नेस जो हमारे ग्रुप्स हैं या बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी डिमांड थी कि इस इंटरेस्ट रेट में एक वाज़े और खातिर ख्वाह कमी होनी चाहिए। कुछ 4-5% की उनकी डिमांड थी और वो बिल्कुल भी 1% की भी कमी नहीं हुई, आधा फीसद भी कमी नहीं, बल्कि उसको बरकरार रखा गया। तो इससे क्या बिज़नेस एक्टिविटीज़ श्रिंक होंगी? या अभी जो SECP के फिगर्स मैंने शेयर किए कि 3000 से ज़ायद कंपनीज़ ने एक माह में ख़ुद को रजिस्टर करवाया, तो ये इस बात की अलामत या सबूत है कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ तो हमारे मुल्क में बेहतर चल रही हैं। आप देखें एक माह में 3000 नई कंपनीज़ आ गई हैं मार्केट में। मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक साइब जो है फैसला किया। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है इसका बेसलाइन इम्पैक्ट जो है ये अगले 2 माह में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ये थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो बजाय इसके कि आज इसको वो कम कर देते और 2 माह के बाद दोबारा बढ़ाते, मेरा ख्याल है कि अच्छी खबर ये है कि जो शरह सूद है उसमें इजाफा नहीं किया गया, उसको स्टेबल रखा गया है और ये अपनी शरह उस पर बरकरार रहना इसका 12% पे ये बजाते खुद एक बैलेंस्ड अप्रोच की निशानी है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी पाकिस्तान में शरह सूद बढ़ती या घटती है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे होता है। गवर्नमेंट ने जो टी बॉन्ड्स और जो कमर्शियल लोन्स लिए होते हैं कमर्शियल बैंक से, उसका चूँकि वो शॉर्ट टर्म होते हैं उतना इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा पे करना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा जो मेजॉरिटी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि कुछ हद तक जो दरमियाने दर्जे के जो इंडस्ट्रीज़ हैं
वो उस तरीके से फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले रहे होते, उस पर शायद इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं आना चाहिए। हमें इस वक्त यह देखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो एक कॉशियस अप्रोच अपना रही है। अगर ये अगले 2 महीने भी महंगाई उसी तरह से कंट्रोल में रहती है जैसे कि अभी है, या कमोडिटी प्राइस का हमें इम्पैक्ट मिलता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 65 से $67 पर बैरल पे हैं, तो अगर ये इसी तरह से बरकरार रहती हैं तो 2 माह के बाद शरह सूद में कमी की जा सकती है, बजाय इसके कि परसों इस पर कमी कर दी जाती और 2 माह के बाद इसमें इजाफा किया जाता तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होता मुश्किल के लिए। तो अभी साहब इसका मतलब कि फिस्कल ईयर के एंड तक कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आएगा भी या नहीं आएगा। इसके लिए हमें कुछ जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं, जैसे भी आपने ऑयल प्राइसेस का हवाला दिया, उस पर भी नज़र रखनी होगी, और फिर जो कुछ इंटरनल इंडिकेटर्स हैं उन पर भी हमें बगौर जायज़ा मुस्तकिल लेते रहना होगा। इतना आसान नहीं होगा इसको सिंगल डिजिट में फौरी तौर पर लेकर आना। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। 3 चीज़ें होती हैं जब हम शरह सूद की बात करते हैं, एक तो इन्फ्लेशन, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, और तीसरा आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैरूनी कर्ज़ों का जो दबाव होता है, ताकि यह ना हो कि शरह सूद अगर बहुत कम कर दी जाए तो फिर इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर फ़ौरन डॉलर खरीदने की तरफ भागेंगे, डॉलराइजेशन ऑफ इकॉनमी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो ग्रे मार्केट बन जाती है फॉरेन एक्सचेंज की, और दूसरा डॉलर की एक मसनूई जो है किल्लत वो हो जाती है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन गो के वो कम हो रही है, शरह सूद जो है जो शरह नमू है, जो इकनॉमिक ग्रोथ है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, कॉटन ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, गंदम के बारे में भी कोई ख़बरें बहुत मुस्बत नहीं आ रही, और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर खुदा खास्ता परफॉर्म नहीं करता तो जाहिर है कि शरह नमू जो है वो इम्पैक्ट होगी, और हमारा अभी डॉलर पे प्रेशर भी है। तो अगर ये तीनों फैक्टर्स को मिला के देखा जाए तो गालिबन इस वक्त हालात यही है कि हमें डबल डिजिट शरह सूद पे ही रहना होगा। फौरी तौर पे मैं नहीं देख रहा शरह सूद को सिंगल डिजिट में इस माली साल में आते हुए। सही। एक आखिरी सवाल अभी साहब के, इस हुकूमत की जो 1 साल माशी कारकर्दगी है वो आपके नज़दीक कितनी काबिल इत्मीनान है? चूँकि औरंगज़ेब साहब पहली बार एज फाइनेंस मिनिस्टर सर्व कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं ज़ाहिर है, और आगे की जो अप्रोच या ट्रैक नज़र आ रहा है या सिम्त नज़र आ रही है इकनॉमिकली इस हुकूमत की, वो आपको दुरुस्त दिखाई दे रही है? यानी पिछले 1 साल पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा, और फिर अगले जो 5-6 माह या अगले 1 साल का क्या फोर्सी कर रहे हैं आप, उस पर भी ज़रा बात कीजिएगा। देखिए, इन तो कोई दो राय नहीं कि इन्फ्लेशन में कमी आई है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर हुए हैं, जो फिस्कल डेफिसिट है वो कंटेन्ड है। इसी तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट डॉलर का आना, कितने आने हैं और कितने हमने देने हैं, उसमें भी जो है वो बेहतरी आई है उस शरह में भी। तो ये सारे मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर जो है फ़िलहाल तो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। जो 2 चीज़ें जो कि हुकूमत नहीं कर पाई वो प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन में हुकूमत को कोई खातिर खा जो है वो पेशकदमी नहीं कर सकी, और रिटेलर से जो टैक्स लेना है वो बहुत कोशिश की, बहुत सी ऐप्स वगैरह भी अनाउंस हुई, वॉलंटरी स्कीमें भी आई, लेकिन ये 2 महाज ऐसे हैं जिस पे कि हुकूमत को अभी मज़ीद आगे काम करना होगा। और गोइंग फॉरवर्ड जो एक इकनॉमिक पॉलिसी का या फिनंशियल पॉलिसी का एक अहम जुज़्व होता है वो है जॉब क्रिएशन और क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा लोगों की, तो उस पर अभी काम करना होगा। तो जो पहला साल अगर हम इसको कहें कि ये ICU से बाहर निकलने का साल था, मईशत जो है वो हमें याद है कि केयर टेकर सेटअप से पहले वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे हम पहुंचे हुए थे, तो वहाँ से लेके अभी तक का सफ़र जो है वो उसमें डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए केयर टेकर सेटअप में, और अब औरंगज़ेब साहब को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने जो IMF के साथ कमिटमेंट्स की हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, भले उसमें जो पॉलिटिकल कैपिटल है गवर्नमेंट का उसका नुकसान हो रहा हो, और अब इसको बिल्ट अपान करना होगा कि इसको लेके कैसे कैपिटलाइज किया जाए कि आवाम को इसका जो डिफरेंस है पॉजिटिव वो नज़र आना शुरू हो रहा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद क़य्यूम जमाशियात हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की मईशत की ग्रोथ में इजाफा और इन्फ्लेशन रेट में मुसलसल कमी हो रही है। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर रही है। इदारे शुमारियात के मुताबिक फरवरी में इन्फ्लेशन रेट 1.5% पर था, जो सितंबर 2015 के बाद सबसे कम है। 2023 में अफराते ज़र 38% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। अफराते ज़र में मुसलसल कमी की वजह से इंटरेस्ट रेट में भी बड़ी कमी हुई है। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान शरह सूद में 10% तक कमी हो चुकी है, जिसके नतीजे में बिजनेस एक्टिविटीज़ में इजाफा होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करंट फिस्कल ईयर के 8 माह के दौरान गाड़ियों की फरोख्त में 50% का नुमाया इजाफा हुआ है। सिर्फ फरवरी के महीने में गाड़ियां, पिकअप वैन्स और हल्की कमर्शियल गाड़ियों की फरोख्त 12,084 यूनिट्स तक पहुंच गई है, जो ईयर आफ्टर ईयर 24% का इजाफा है। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नंबर्स के मुताबिक 8 माह में ऑटो सेल्स इजाफे के साथ 89,770 यूनिट्स हो गई हैं, जो एक साल पहले 59,700 यूनिट्स थी। 2 और 3 व्हीलर्स की फरोख्त फरवरी में 35% बढ़कर ईयर आफ्टर ईयर 1,26,699 यूनिट्स हो गई है, जबकि करंट फिस्कल ईयर के पहले 8 माह में 2 और 3 व्हीलर्स की कुल फरोख्त 9,62,315 यूनिट्स रही है, जो 30% का एक नुमाया इजाफा है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में फरवरी के दौरान कुल 1,534 यूनिट्स की फरोख्त रिकॉर्ड की गई है। ट्रक और बसों की फरोख्त भी 38% बढ़कर 486 यूनिट्स तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता माह जनवरी में भी कारों, पिकअप्स, वैन्स और लाइट कमर्शियल गाड़ियों की फरोख्त में 61% का वाज़ेह इजाफा हुआ था और 17,010 यूनिट सिर्फ जनवरी में ही फरोख्त हुए थे। ऑटो सेक्टर के माहिरीन के मुताबिक गाड़ियों की फरोख्त में इजाफे की बुनियादी वजह लो बेस इफेक्ट है। शरह सूद में कमी होने से कंज्यूमर्स के कॉन्फिडेंस में बेहतरी आई है। अगर इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आ जाता है और हुकूमत कोर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल रखने में कामयाब रहती है, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ मजीद बढ़ेंगी और ये शायद सेल्स मजीद भी बढ़ सकती हैं। इस पर हम बात करेंगे। शुजाउल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के। बहुत शुक्रिया शुजाउल हक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। भी सेल्स जिस तरह से हम बढ़ती हुई देख रहे हैं, तो इससे हमें एक वाज़ेह सबूत मिल रहा है कि एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में भी इजाफा हुआ है और इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम आएगा, ये सेल इसमें जैसे कमी आएगी, ये सेल्स बढ़ती जाएंगी इसी तरह से। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा, और सेल्स बिल्कुल ऑटो सेल्स इंटरेस्ट रेट से बड़े एसोसिएटेड हैं हमारे मुल्क के अंदर। और 10 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता होगा अनाउंस हुई है, उन्होंने भी किया है। मेरे अपने हिसाब से इसको मज़ीद कम होना चाहिए और हमारे कुछ ज़िम्मेदारान इदारों ने वादा भी किया था आवाम से कि हम इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। तो शरह महंगाई जो है, इन्फ्लेशन, आपने जैसे कहा कि 10 साल में निचली तरीन सतह पर आई है और अभी रियल इंटरेस्ट रेट आप देखें तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अभी भी अच्छी खासी गुंजाइश है। मैं समझता हूँ जिस तरह महंगाई की शरह है, ये मज़ीद 7% पे 6% पे आराम से ये आके खड़ा हो सकता है डिस्काउंट रेट। तो अगर ये इस पे आता है जैसे पहले आया था कोविड के बाद, जो पाकिस्तान ने रिकवर किया था, काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त रिकवर किया था, तो वो 7% पे आके अराउंड 6.5 या 7% पे मुझे याद आ रहा है आके शरह सूद उन्होंने मेंटेन किया था और उसकी वजह से सेल्स, हमारी रिकॉर्ड सेल्स हुई थी। जैसे आपने कहा कि अभी हमारी जो सेल्स हैं 50% पे इजाफा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको देखें हमारा बेस रेट जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो बहुत ही कम था। तो अभी अगर हम जैसे आपने कहा कि 89,000 गाड़ियाँ भी 8 महीने में बन चुकी हैं, लेकिन अगर इसको हम 12 महीने में प्रोजेक्ट करते भी हैं तो अराउंड ये लगभग 1.5 लाख से भी कम बनेंगी, जबकि 2021-22 के अंदर ये अराउंड 2.3 लाख के करीब ये गाड़ियाँ बनी थी, जो कि समझ लें उसका हम 50% पे अभी खड़े हुए हैं। बट 2023-24 से नुमाया इजाफा है, तो उम्मीद ये करते हैं कि शरह सूद मज़ीद कम होगा और सेल इसी तरह बढ़ती रहेंगी। तो शुजाउल, जो पिछले 3-4 साल आपकी इंडस्ट्री ने गुजारे वो बड़े चैलेंजिंग थे, उसमें सेल्स आप लोगों की कम भी रही, यूनिट्स की प्रोडक्शन और सेल्स भी हमने बहुत नीचे जाती देखी थी, और उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इस वक्त गाड़ियों की। एक आम आदमी की रेंज से तो गाड़ी इस वक्त बाहर ही हो चुकी थी पिछले 2-3 साल तो ख़ास तौर पर। तो अब क्या सूरत हाल वापस आ रही है, इस कॉस्ट में कोई ठहराव आएगा या कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहेंगी? देखें, कीमतें जितनी बढ़नी थी वो तो
बड़ी मतलब अगर आप 2023 में 2022 में 22 के एंड से आप 2023 देखें, मुसलसल कीमतें हर महीने रिवीजन आ रहा था। अगर आप 2024 में देखें, जो 2024 के अंदर कीमतें स्टेबल हुई हैं ऑटोमोबाइल की, हमें इजाफा देखने को नहीं मिला। अभी एक रिवीजन आया है रिसेंटली, फैब के में फैब में ही आया है रिवीजन सुजुकी का, बट पूरे साल पिछले जो है कीमतें मेंटेन रही हैं। बट ओवरऑल गाड़ियों की कीमतें एसोसिएटेड हैं स्टील प्राइसेस से। अच्छा, मज़े की बात ये, स्टील प्राइसेस भी अच्छी खासी कम हुई हैं, और शायद आपको पता हो कि 2023 के एंड में या 24 के स्टार्ट में एक बड़ा रिडक्शन आया था, सारी गाड़ियों में रिडक्शन आया था, उसके बाद से मेंटेन हुई। और बट 2 सितंबर के अंदर मज़ीद स्टील प्राइसेस कम हुई हैं, जिसके बाद मैं समझ रहा था कि मज़ीद कुछ कीमतें कम होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो कुव्वत खरीद जो है वो तो क्या नाम गवर्नमेंट के हाथ में है कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज़ बना रही है, और लोगों के जिस पॉलिसी का आप जिक्र कर रहे हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, तो इस तरह की पॉलिसी मेकिंग में आपकी जो एसोसिएशंस हैं या जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी एतमाद में लिया जाता है और उनसे भी चीज़ें शेयर की जाती हैं? जी देखें, हम अपने इनपुट्स तो दे देते हैं, बट सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, और जब गवर्नमेंट पॉलिसी डिक्लेयर करती है तो हमें फाइनल उसका वर्जन पता चल रहा होता है कि गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली हमारी कितनी बात रखी, अपनी चीज़ें की। तो इनपुट्स तो हमसे लेते हैं, वक्तन फ़वक्तन लेते रहते हैं, बट अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग तो सारी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और परचेजिंग पावर का तो ताल्लुक मोस्टली मतलब आप लगा लें कि ऑटो तो लग्जरी के अंदर आता है, बट दूसरी जो चीज़ें हैं वो बड़ा फैक्टर करते हैं, आपकी सैलरीज़ हैं और कितनी इंक्रीज आ रहा है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो बास्केट इन्फ्लेशन की आपको पता है, जिसमें कोई 250 आइटम होते हैं, वो उसकी जो कीमतें होती हैं वो आपकी परचेजिंग पावर ड्राइव करती हैं। तो उसमें ऑटो तो उससे बाहर है। वैसे बिजली है, बिजली के मामलात आप देखें कहाँ से कहाँ चले गए, उसकी वजह से क़ुव्वत ख़रीद में फ़र्क तो पड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुजाउल हक साहब, वाइस चेयरमैन पार्टीशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।